अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबके लिए दीदा दिल फरशेरा। खूबसूरत सी चार औरतें, चार कहानियाँ आपके लिए। पहली कहानी का नाम है कारसाज, राइटर अंबरीन अब्दाल। तो फिर सुन लीजिए। तुमने सुना सुमेरा की बहू कितना सामान लेकर आई है? अरे घर भर गया इनका, तो सामान रखने की जगह ही नहीं। बड़ी मिन्नतें करके मुझसे कमरा खाली करवाया कुछ सामान रखने के लिए, और साथ ही राहिला की मिन्नतें करके एक कमरा लिया। अरे अब मेहमानों को सोने और रखने की जगह का इंतज़ाम किया जाए या फिर सामान का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन एक बात तो है, सुमेरा की बहू जहेज़ बहुत लाई है। सुमैया बेगम ने गहरी सांस भरी थी, या पास बैठी इनकी दोनों बहवें कहाँ समझ पाई थी। वो दोनों तो बस एक दूसरे की तरफ देखकर, नज़रें चुरा कर अपने अपने कामों को निपटाने के लिए उठकर खड़ी हो चुकी थी। हक कहा, यह एजाज़ भी किसी किसी के हिस्से में ही आता है। हमारी तो दोनों बहू रानियाँ बस एक कमरे का सामान उठाए वारिद हुई थी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि 4 लोग 4 दिन भी हमें हसरत से देख ही लेते। सुमैया बेगम ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कहा, और सर को झटक कर टीवी पर चलते अपने पसंदीदा ड्रामे की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। शहर ब्याह कर सुमेरा बेगम के घर आई तो कितने ही दिन मोहल्ले के हर घर में इसके जहेज़ के सामान की धूम मची रही। लेकिन फिर 2 माह के बाद ही सुमेरा बेगम और इनके घर वाले उसके जहेज़ के सामान से तंग आ चुके थे। सामान रखने की जगह कम थी। मोहल्ले के 2 घरों में जो सामान रखवाया गया था वो उन्होंने वापस कर दिया था। कल शाम से आसमान पे बादलों ने बसेरा किया हुआ था। शहर की तो जैसे जान पे बनाई थी। उसका जहेज़ का सोफ़ा और टेबल बाहर सहन में रखे थे। आमिर, कुछ करो, मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, उसने आंखों में आंसू भर कर कहा। अच्छा तुम रो नहीं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आमिर अपनी नई नवेली दुल्हन की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, बरामदे में पड़े अम्मी के सोफ़ों को साइड पे करता हूँ और इन चीज़ों को इनकी जगह पर रख देता हूँ। आमिर ने कहकर शहर के साथ मिलकर अपनी माँ के सोफ़े को हटाया ही था कि कमरे से निकलती सुमेरा बेगम को जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा था। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कमर पे एक हाथ टिकाए सुमेरा बेगम ने कदरे गुस्से भरी नज़रों से बेटे और बहू को देखा था। अम्मी, बारिश होने वाली है ना, तो शहर परेशान हो रही थी। अभी आमिर की बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि सुमेरा बेगम उखड़े हुए अंदाज में आगे बढ़ी। हाँ तो बारिश होने वाली है, तो क्या तुम मेरे अम्मा अब्बा की दी हुई चीज़ों को बाहर सहन में रख दोगे और अपनी चहीती का सामान यहाँ रखोगे? सुमेरा बेगम गुस्से से कहते हुए अब बहू को घूर रही थी। हाँ तो मेरा सामान भी तो मेरे अम्मा अब्बा ने ही दिया है, इसे बर्बाद करवा लूँ? आपका सामान तो बरसों पुराना है, मेरा नया सामान। देखो बीबी, ये अपने सामान का रौब कम से कम मुझ पर तो झाड़ो नहीं। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। चलो आमिर, मेरे सोफ़ों को वापस इनकी जगह पर रखो। सुमेरा बेगम ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा। जवाब में शहर ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। अंदर अपने कमरे में पढ़ती सूफिया जल्दी से किताब बंद करके बाहर की सिमत भागी। मुश्किल से माँ और भाभी को चुप करवाया। लड़ाई हर मसले का हल नहीं होता। कुछ हल निकालने के बजाय आप दोनों एक दूसरे से उलझ रही हैं। अम्मी ऐसा करते हैं, ये वाले सोफ़े हम अपने कमरे में रख लेते हैं। बेड को दीवार की सिमत खिसका देंगे तो जगह बन ही जाएगी। भाभी के टेबल को यहाँ रखते हैं और सोफ़ों को भाभी के कमरे में ही जगह बनाते हैं। सोफिया ने दिमाग चलाते हुए मसले को हल किया था। लेकिन सुमेरा बेगम ने कुछ कहना चाहा। अम्मी, हर लड़की को अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ें ऐसी प्यारी होती हैं जैसे बरसों के बाद आपको और 2 माह पुरानी भाभी को मैनेज तो करना है ना। सोफिया ने हंसते हुए कहा। तो जहाँ सुमेरा बेगम का गुस्सा ठंडा हुआ, वहीं शहर के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के तासुरात उभरे थे। जल्दी से काम निपटा लेते हैं आमिर भाई, इसके बाद हमें भाभी के हाथ की 1 कप चाय मिलेगी। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना? सोफिया ने शहर से अपनी बात की तायद चाही। शहर ने जल्दी से अपने सर को इस बात में हिलाया, फिर सोफ़ा आमिर के साथ मिलकर सुमेरा बेगम के सोफ़ों को इनके कमरे में मुंतकिल करवाने लगी। और यूँ थोड़ी देर के बाद जैसी बारिश शुरू हुई, इन तीनों ने मिलकर जैसे तैसे सामान को सेट कर लिया था। थोड़ी देर के बाद शहर चाय बनाकर सुमेरा बेगम के कमरे में ले आई थी। शहर की बहुत सारी अच्छी आदतों में एक अच्छी आदत ये भी थी, वो किसी की बात को ज़्यादा देर तक दिल में नहीं रखा करती थी, बल्कि शर्मिंदा होकर माजरत कर लिया करती थी। इस वक्त भी यही हुआ। इसने शर्मिंदा होकर सुमेरा बेगम से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उन्होंने भी दिल बड़ा करते उसे माफ़ कर दिया।
जब रहना एक ही जगह था तो मुंह बनाकर क्यों रहा जाए। सुमेरा बेगम ने अपने दिल में सोचा और चाय का कप उठाकर अपने लबों से लगा लिया। सुमेरा बेगम ने घर में कुरान खानी रखी थी और मोहल्ले में मौजूद आपा भी को ख़ास तौर पर बुलाया गया था। आपा भी से मोहल्ले के सभी बच्चे कुरान पाक पढ़े थे। अब तो उन बच्चों के बच्चे भी आपा भी से कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। पूरे मोहल्ले में आपा भी को नहायत इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता था और इनका सुमेरा बेगम के घर कुरान खानी के लिए आ जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुरान खानी के बाद खाने का अहतमाम किया गया था। ख़वातीन खाने के बाद अपने घरों को लौट चुकी थी। आपा भी ने भी जाने की इजाज़त तलब की तो सुमेरा बेगम की बड़ी बहू निदा उनके लिए चाय बना कर ले आई। अरे बेटा, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। आपा भी ने मोहब्बत भरे लहजे में निदा की तरफ देखते हुए कहा, आपा आप तो कभी कभार हमारे घर आती हैं, चाय पीकर बताएं मैंने कैसी चाय बनाई है। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपा भी ने जवाबन मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। इसी दौरान निदा के दोनों बच्चे सहन में क्रिकेट खेलने लगे। बरामदे में मौजूद शहर के जहेज़ की डाइनिंग टेबल जैसे शहर की जान मुट्ठी में लिए थी। बार बार उठकर कमरे से बाहर जाती, बच्चों को सहन में खेलने से मना करती। बच्चे चची के मना करने पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते, फिर जैसे ही वो वापस कमरे में आकर बैठती वो दोनों फिर से खेलने लगते। इससे पहले कि निदा गुस्से में उठकर कमरे से बाहर जाती और बच्चों को खेलने से मना करती, चाय पीती, आपा भी बोल पड़ी, खेलना तो बच्चों की फितरत है, बच्चों को खेल से कैसे मना कर सकती हो। आपा भी ने मतानत भरे लहजे में कहा, लेकिन आपा भी मेरे जहेज़ की इतनी महंगी टेबल बाहर रखी और देखें तो सही, टेबल शीशे की है, ज़रा सी बॉल लगी तो ये टूट जाएगी। सहर रूहान सी होकर बोली। निदा खामोशी से उठी और बच्चों को बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। देखो बेटा, इससे पहले कि आपा भी सहर से कुछ कहती, सुमेरा बेगम दरमियान में बोल पड़ी थी। एक तो जब से मेरी छोटी बहू का सामान आया है, घर में चलना फिरना अजाब हो गया। इतनी बार समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, ये घर सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं, निदा और इसके बच्चों का भी हक है, लेकिन इसे बात समझ में नहीं आती। आपको क्या पता मेरे जहेज़ का सामान कितना महंगा है। अगर आप लोगों के घर रखने के लिए जगह नहीं थी तो आप मेरे माँ बाप को मना कर देते। मैं तो खुद हर वक्त इस सामान की हिफाजत से तंग आ गई हूँ। आपा भी आप खुद बताएं मैं कैसे अपने सामान से गफलत बरतूँ। मेरे माँ बाप ने इतनी मोहब्बत और प्यार से मुझे सामान दिया है। ये तो आंटी लोगों की गलती है ना, जब घर में जगह नहीं थी और ट्रक भर के सामान लाद रहे थे, इस वक्त मेरे माँ बाप को मना कर देते, कह देते बेटी को ज़रूरत का सामान दे, बस वही काफ़ी है। लेकिन तब तो ससुराल वालों को अपने ख़ानदान में अपनी इज्जत की पड़ी होती है। आप अभी ये सामान नहीं, मेरे बाबा की खून पसीने की कमाई है। सहर की आंखों में आंसू भर आए थे। सुमेरा बेगम तो शर्मिंदा होकर चुपकी हो बैठी थी। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है। उन्होंने जब घर बार देख लिया था तो इन्हें इतना जहेज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत का सामान देने के बाद जो पैसे बचते वो इन पैसों से किसी गरीब बच्ची की शादी करवा सकते थे। लेकिन बेटा, बात वहीं आ जाती है, अगर ससुराल वालों को अपनी इज्जत और नाम की फ़िक्र होती है तो यही गलती माँ बाप भी करते हैं। उन्हें ही बेटी के ससुराल में अपनी इज्जत और नाक ऊंची रखने की फ़िक्र होती है। सामान इस्तेमाल के लिए होता है और ख़ुशी के लिए भी। मैं जब से आई हूँ बस यही देखे जा रही हूँ, तुम्हें कभी अपनी एक चीज़ की फ़िक्र है तो कभी दूसरी चीज़ की। तुमने तो शायद सुकून से बैठकर कुरान पाक भी नहीं पढ़ा कि कहीं मोहल्ले की ख़वातीन के साथ आए हुए बच्चे तुम्हारी किसी चीज़ को तोड़ ना दें। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ, चीज़ों को हवास पे मत सवार करो। शौहर और बाप से पूछ कर इस्तेमाल की चीज़ें रखने के बाद तुम्हारे पास जो भी ज़्यादा सामान बनता है तुम इसमें से किसी गरीब बच्ची के जहेज़ के लिए दे दो। देखो बेटा, रिश्ते चीज़ों से नहीं बनते, रिश्ते मोहब्बत, एहतराम और प्यार से बनते हैं। जब से आई हूँ देख रही हूँ अपनी चीज़ों की हिफाजत की झुंझलाहट में तुमने एक भी काम ठीक और तवज्जो से नहीं किया। ये चीज़ें तुम्हें सुकून नहीं दे रही बल्कि बेसुकून कर रही हैं। तो बेहतर है किसी की मदद करके इनसे सुकून हासिल करो। आपा भी ने मुस्कुरा कर कहा और चाय का खाली कप ट्रे में रखकर खड़ी हो गई। सुमेरा बेगम आपा भी को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। अपने कमरे से निकलती निदा भाभी भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कमरे में बैठी सहर ने निदा भाभी की पुश्त को देखा, जो अब आपा भी के जाने के बाद कमरे से निकलते अली को वापस कमरे में जाने का कह रही थी और अली खेलने की जिद कर रहा था। निदा भाभी को देखते हुए ख्याल सहर के दिमाग में आया, रात जब वो पानी लेने के लिए अपने कमरे से निकली थी तो सुमेरा बेगम, जो रिश्ते में निदा की खाला भी लगती थी, सहन में मौजूद चारपाई पर बैठी बातें करने में मसरूफ़ थी।
फितरी तजस्सुस की वजह से सहर दरवाजे के पीछे हुई। वो समझ रही थी कि इसकी सास और जेठानी इसकी बुराई कर रही हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा खाला, शीज़ा की शादी की तारीख तो दे दी है लेकिन तैयारियां तो अभी। निदा खामोश हुई थी। तो फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सुमेरा बेगम ने भांजी को तसल्ली दी। पता नहीं खाला क्या सब बेहतर होगा। अब्बू की जब से नौकरी ख़त्म हुई है तब से हालात काबू में ही नहीं आ रहे। फिर ये कोरोना के दिनों में सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। अम्मी अब्बू अब दोनों ही परेशान हैं। शादी की तारीख तो दे दी लेकिन जहेज़ का सामान मुमकिन नहीं लग रहा। निदा का लहजा भीग रहा था। फिक्र मत करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, हो जाएगा कुछ ना कुछ, सुमेरा बेगम ने तसल्ली दी थी। रात की बात सहर के जहन में गूंजी। लम्हे भर के लिए इसने कुछ सोचा, जहन में अपने एक्स्ट्रा सामान की लिस्ट बनाई और उठकर अपने बाबा को फ़ोन करने के लिए अपने कमरे में आ गई। आखिर सामान के साथ साथ बेटी को इज्जत से अपने घर का करने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे यकीन था इसके बाबा निदा की बहन की शादी में कुछ ना कुछ हिस्सा तो ज़रूर डालेंगे। सहर के लबों पर मुस्कुराहट थी। यूँ लग रहा था जैसे इसके कंधों से अनदेखा बोझ कम हो गया हो। अल्लाह का अरसास था कैसे सहर की मुश्किल को निदा की बहन की ज़िंदगी में बआसानी के रूप में दाखिल कर दिया था। फ़ोन उठा लिया गया था और सहर शीज़ा के बारे में बात करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। 4 औरतें 4 कहानियाँ में कहानी नंबर 2 सुन लीजिए, जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। राइटर राशिदा रिफ़त। कामों की तकसीम बज़ाहिर मुनसिफाना थी। दोपहर को खाना आयमा बनाती थी तो बर्तन शाहाना भाभी धोती थी। शाम को बारी बदल जाती थी, शाहाना भाभी के ज़िम्मे खाना बनाना होता तो बर्तन धोने की ड्यूटी आयमा की होती। आयमा की तबीयत में मुरव्वत का मादा कोट कोट कर भरा था। जब कभी शाहाना भाभी की तबीयत नासाज होती या कभी कामों का इजाफी बोझ आन पड़ता तो वो बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करती, मगर इस खलूस का मुजाहरा कभी शाहाना भाभी की जानिब से ना किया जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। शाम को इसके मामू ससुर अपने बीवी बच्चों के साथ मिलने आ निकले। सास इतने अरसे बाद भाई भावच की आमद पर इतनी खुश हुई कि फ़ौरन बवों को रात का पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करने का कह दिया। अगर ये मेहमान दोपहर को आते तो खाने का सारा एहतमाम आयमा को अकेले ही करना पड़ता, क्योंकि शाहाना भाभी तो अपनी बारी के मुताबिक खाने के बाद किचन समेटने और बर्तन धोते किचन में तशरीफ़ लाती। मगर आयमा की बामुरव्वत तबीयत को गवारा न हुआ कि वो इस अचानक सर पर पड़ने वाली दावत का एहतमाम करने की सारी जिम्मेदारी शाहाना भाभी को सौंप दे। इसने इनका बराबर का हाथ बटाया। हालांकि आज इसकी कमर में भी अच्छा खासा दर्द हो रहा था। खाने के बाद मेहमान रुखसत हुए तो बर्तनों के ढेर से नबरत आज़मा होने फिर से किचन में मौजूद थी। तवक्को के ऐन मुताबिक शाहाना भाभी ने अपनी ड्यूटी निपटाने के बाद किचन में झांका तक नहीं। आयमा ने किचन समेटकर सारे बर्तन धोए। चाय की केतली में 1 कप चाय बची थी जो इसकी थी। वो सब कामों से फरागत के बाद गर्म चाय का कप अपने कमरे में ले जाना चाहती थी। सोचा था कि गोली खाने के बाद बिस्तर में बैठकर सुकून से चाय पिएगी। जिस वक्त चाय गर्म करके कप में डालने के बाद इसने झटपट पतीली धोकर किचन से निकलना चाहा, शाहाना भाभी 3-4 प्लेटें लिए किचन में दाखिल हुई। उनके बच्चों ने खाना बेडरूम में ही खाया और ये वही बर्तन थे। आयमा को गुमान हुआ कि शाहाना भाभी उसके हाथ में चाय का कप देखकर ये चंद बर्तन खुद ही धो लेंगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे प्लेटें सिंक में डालकर किचन से चली गई। बेमुरव्वती के इस मुजाहरे पर आयमा शशदरी तो रह गई। उन्होंने ये भी लिहाज ना किया कि वो पूरी शाम इनके साथ बराबर लगी है और बर्तनों का इतना बड़ा ढेर इसने अकेले ही धोया। ठीक है, इसने ये तवक्को ना की थी कि उसकी मदद के बदले शाहाना भाभी इसके साथ बर्तन धुलवाएंगी, लेकिन इनका क्या जाता अगर वो चंद प्लेटें खुद धो लेती। एक बार तो आयमा का जी चाहा कि वो प्लेटें सिंक में ही पड़ी रहने दे और किचन की लाइट बंद करके अपने कमरे की राह ले, लेकिन सुबह सबसे पहले किचन में दाखिल होने वाली हस्ती इसकी सास होती थी। वो फजर पढ़कर अपनी चाय बनाने किचन में आती और सिंक में पड़ा एक भी अनधुला बर्तन इन्हें सख्त जहर लगता था। टोकती दोनों बवों को थी, मगर शाहाना भाभी इत्मीनान से कंधे उचकाकर बावर कर देती कि रात के बर्तन धोना आयमा की जिम्मेदारी है। अब तो शाहाना भाभी की इन आदतों को झेलते एक अरसा हो गया था, लेकिन आयमा हर बार ऐसी किसी भी बात पर पहरों कोड़ती थी। बर्तन धोकर इसने नीम गर्म चाय वहीं खड़े खड़े पी ली, वो कप भी धोकर रख दिया। कमर दर्द से ज़्यादा शाहाना भाभी की बेमुरव्वत तबीयत ने इसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। बेडरूम में आकर इसने अवैस के सामने
ان کے مزاج کا دکھڑا رویا تھا۔ اویس نے 1 منٹ کے لیے تو اس کی بات توجہ سے سن لی۔ بات جب ذرا طویل ہوئی اور اس نے 2 دن پرانی کسی بات کا حوالہ بھی شامل کرنا چاہا تو وہ بور ہو گیا۔ ارے چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوڑنا چھوڑ دو، بلا وجہ موڈ خراب کرتی ہو۔ میرا موڈ خراب کرنا آپ کو بلا وجہ لگتا ہے؟ آئمہ نے دکھ بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ میں کچھ اور کہوں گا تو تم مائنڈ کر جاؤ گی۔ یہ تم عورتوں کا عمومی مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتے کرتے طویل لسٹ بنا لیتی ہو، پھر ان باتوں کو سوچ سوچ کر کوٹتی ہو اور اپنا خون جلاتی ہو۔ ہم مردوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے، ہم ان معمولی باتوں کو درے خو اتنا ہی نہیں جانتے۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں گویا ہوا۔ آئمہ نے مزید بحث نہ کی، حالانکہ اس کا دل دکھا ہوا تھا۔ کیا جاتا اگر اویس اس وقت اس کی ذہنی کیفیت سمجھ کر معمولی سی دل جوئی ہی کر دیتا؟ اس نے کس مزے سے اسے عام عورتوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا تھا۔ اگر وہ عام عورتوں کی طرح معمولی باتوں کو جواز بنا کر تعلق خراب کرنے والوں میں سے ہوتی تو ہر بار یوں خود غرضی کے جواب میں خلوص کا مظاہرہ نہ پیش کرتی۔ جس طرح بھابھی اپنی فطرت کی اسیر تھی، اس طرح وہ بھی فطرتاً بروں کے ساتھ اچھائی کرنے پر مجبور تھی۔ زیادہ دیر کینہ دل میں نہ رکھ پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے دن وہ سب بھلا کر دوستانہ گرم جوشی سے شاہانہ بھابھی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوگی، لیکن آج کے دن وہ اپنے شریک حیات کے لبوں سے حوصلہ افزائی کے 2 بول سننے کی متمنی تھی۔ اگر اویس اسے شاہانہ بھابھی کے حصے کا کام کرنے پر صلاح دیتا یا ان کی بے مروتی پر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تو وہ اس وقت اتنی پرملال تو نہ ہوتی۔ عام عورتوں والا تانا اسے بری طرح ہرٹ کر گیا تھا، لیکن اس وقت بحث کے بجائے اس نے پین کلر لے کر سونے کی کوشش کی تھی۔ روز و شب اپنی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ چند ماہ پہلے اویس کا دوسرے شہر ٹرانسفر ہوا تھا اور آئمہ کا بھرے پورے گھر میں بھی جی نہ لگتا۔ وہ سسرال میں ہی رہ رہی تھی۔ 15 دن بعد اویس گھر آتا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے شہر ٹرانسفر کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ امید واسق تھی کہ کوشش کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی، لیکن فی الحال وہ سب گھر والوں سے دور وہیں رہنے پر مجبور تھا جس بلڈنگ میں وہ رہ رہا تھا۔ وہ اکثر چھڑے چھانٹ ہی رہائش پذیر تھے۔ اویس نے بھی اپنے دوسرے 2 کولیگز کے ساتھ مل کر چھوٹا سا پورشن کرائے پر لیا تھا۔ نجم اور حمید اس کی کمپنی میں ہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے اویس کو ساتھ رہنے کی آفر کی تھی۔ کرایہ مناسب تھا، جگہ بھی آفس سے زیادہ دور نہ تھی، سو اویس نے ان کی پیشکش بخوشی قبول کر لی تھی۔ ابھی سے ان کے ساتھ رہتے 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن ہر گزرتا دن اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز کرتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نفاست پسند طبیعت کا مالک تھا۔ یہ نفاست پسندی اسے ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ پھر شادی کے بعد بیوی بھی ہم مزاج ملی۔ اویس کو کبھی بھی آئمہ کو کچھ بتانے سمجھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اسے اپنا کمرہ کبھی بے ترتیب نہ ملا۔ ٹاول سٹینڈ پر ہمیشہ دھلا ہوا تولیہ موجود ہوتا، بیڈ شیٹ پہ کوئی شکن موجود نہ ہوتی، فرنیچر پہ گرد کا کوئی ذرہ ڈھونڈے سے بھی نہ ملتا۔ اس صاف ستھرے ماحول کے عادی اویس صاحب کو جب 2 بے ڈھنگے بندوں کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کرنا پڑا تو اس کے صحیح معنوں میں 14 طبق روشن ہو گئے۔ تینوں کو ایک واش روم شیئر کرنا پڑ رہا تھا۔ اویس ان دونوں کے جاگنے سے پہلے نہا دھو کر فارغ ہو جاتا۔ اب آفس جانے سے پہلے تیار ہو کر نہ صرف ناشتہ کرنا ہوتا تھا بلکہ ناشتہ تیار بھی کرنا پڑتا تھا۔ بیوی کے ہاتھ کا بنا گرم گرم لذیذ ناشتہ تو اب 15 دن بعد ہی ملتا تھا۔ آملیٹ کے ساتھ ڈبل روٹی کے توست سینک کر کام چلانا پڑتا۔ حمید ناشتہ آفس جا کر کرتا۔ نجم واش روم جاتے جاتے اویس کو ہانک لگا دیتا کہ وہ 4 توست اس کے بھی سینک کر 1 انڈا فرائی کر دے۔ شروع میں تو اویس کو اس کا ناشتہ بنانا نہ کھلتا تھا، لیکن جب اس نے مستقل یہ روٹین اپنا لی تو اس کا میٹر بھی گھومنے لگا۔ گویا اس نے اسے اپنا نوکر ہی سمجھ لیا تھا۔ پھر محترم صفائی ستھرائی کے معاملے میں بھی رچ کر بد سلیقہ تھے۔ واش روم سلیپر لے کر کچن تک چلا آتا، اپنی بیڈ شیٹ جھاڑنے یا کمبل تہہ کرنے کا تکلف نہ کرتا۔ اویس کو بکھرے کمرے سے زیادہ الجھن ہوتی تو اس کا بستر بھی تہہ کر دیتا، اور جس دن نہ کرتا تو نجم ذرا ناراضی بھرے لہجے میں استفسار کرتا، کیا ہوا یار، آج میری چادر نہیں جھاڑی؟ رات مونگ پھلی کھائی تھی، ابھی بیڈ شیٹ پہ چھلکے پڑے ہیں۔ اور اس شکوے پر اویس بس اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ نجم کی نسبت حمید کی عادتیں خاصی معقول تھیں۔ اگر اویس اس کے حصے کا کوئی کام کرتا تو وہ بھی اویس کو آسانی فراہم کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ رات کا کھانا حمید نے بنایا کہ بازاری کھانے کھا کھا کر تینوں ہی تنگ آ چکے تھے۔ حمید نے کھانا تو لاجواب بنایا، لیکن چھوٹے سے کچن میں خوب ابتری پھیل گئی۔
ओवैस ने किचन समेट कर बर्तन धोए, फिर चाय बनाने का नजम को कहा। अरे छोड़ यार, मैं अब बिस्तर में घुस गया हूँ, बिस्तर से निकलने का कोई मोड़ नहीं, आजा मूंगफलियाँ खा ले। वो लापरवाही से बोला, मुझे चाय की सख्त तलब है। शराफत से बिस्तर से निकलकर चाय बना, फिर कप और केतली भी तुझे ही धोकर रखनी होगी। उवैस ने इसके साहब रिकॉर्ड के पेश नज़र पेशगी बावर कराया। ओ भाई, तुझे तलब है ना तो बनाकर पी ले, मुझ पर ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? मूंगफली टोंकते हुए बोला। उवैस ने इसे घूरा, जब्त से काम लेता हुआ वापस किचन की तरफ मुड़ गया। लेकिन आज इसने 2 कप चाय बनाई और जब इसने हमीद को चाय का कप थमाया तो नजम ने हैरत से आंखें फाड़कर इसे देखा। मेरा कप? तूने कब कहा था कि तेरा मूड है? उवैस दिल ही दिल में पेचोताप खाता बज़ाहिर हंसकर बोला था। यार 2 कप ही बना रहा था तो तीसरा कप बनाने में कोई इजाफी मेहनत लगती थी। ज़रा खफा होते हुए बोला और उवैस से भी रहा न गया। यार नजम, तो मेरी और हमीद की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। हमीद ने सारी शाम लगाकर खाना बनाया, मैंने इतनी ठंड में ठंडे यख पानी से बर्तन धोए, तो उससे सिर्फ चाय बनाने का तो भी हरी झंडी दिखा दी। मैं जो रोज़ सुबह तेरा नाश्ता बनाता हूँ, कभी बदले में तूने मेरा चाय का कप तक धोकर दिया? उवैस ने इसे आड़े हाथों लिया। देख हमीद, देख अपने जिगर को, औरतों की तरह कैसे छोटी छोटी बातों का ताना दे रहा है। नजम सदा का ढीठ उल्टा उवैस को औरतों के सफ़ में खड़ा करके कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। इसी लम्हे उवैस को कुछ याद आया था। वो नजम की बातों पर मज़ीद उलझने या भड़कने के बजाय खामोशी से चाय की चस्कियाँ लेने लगा। सोने से पहले हस्बे मामूल आयमा से मैसेजिंग में मसरूफ़ था तो इधर उधर की बातों के दौरान इसने सॉरी का मैसेज भेजा था। किस चीज़ की सॉरी? आयमा हैरान हुई। माजी में तुम्हें छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेने के बहुत ताने देता था, अब खुद इन छोटी छोटी बातों को भुगत रहा हूँ तो तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है। इसने फराग दिली से इतराफ़ किया था। अरे छोड़ें, टेंशन क्यों लेते हैं? नजम ही तंग कर रहा होगा ना, थोड़े दिनों की बात है, फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। आयमा को इसकी माजरत से गोया कोई सरोकार ही ना था। वो बेचारी शौहर की परेशानी में परेशान इसे तसल्ली दिलासा देने लग गई थी। उवैस इसकी मोहब्बत पर मुस्कुराया, लव यू का मैसेज भेजकर चैट का इख्तिताम कर दिया, जिसे आयमा न सिर्फ बहुत याद आ रही थी बल्कि अपनी कामनी सी बीवी की इस टेंशन का भी बखूबी एहसास हो गया था जिसमें वो शाहाना भाभी की वजह से मुब्तला होती थी। शाहाना भाभी की फितरत बदलने की तो वो दुआ ही कर सकता था, लेकिन आज के दिन ने इसे ये सबक ज़रूर सिखा दिया था कि बीवी को छोटी छोटी बातों पर कोड़ने का ताना देने के बजाय वो इसकी दिलजोई के लिए 2 जुमले ज़रूर बोल देगा। दिल में मुसम्मम इरादा करके वो सोने की कोशिश करने लगा। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है पैकेज, राइटर लुबना आसिफ। तो चलिए फिर सुन लीजिए। अम्मी कुछ मंगवाना है तो बता दें, अब्बू की दवाएं लेने जा रहा हूँ। हाँ अहमर बेटा, मेरे मोबाइल का कार्ड ख़त्म हो गया, लेते आना। अम्मी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? पिछले हफ्ते तो डाला था। हाँ ख़त्म हो गया बैलेंस, तुम्हारी आपियों की खैरियत लेनी होती है, ख़ानदान में भी खैर खैरियत लेनी होती है, जाना तो मुश्किल होता है, फ़ोन पर ही पूछ लेती हूँ। अम्मी वैसे तो आपका बहुत बैलेंस खर्च हो जाता है, आप पैकेज करके बात कर लिया करें, इस तरह बैलेंस भी कम लगेगा, बेफिक्र होकर बात भी कर लेंगी। पैकेज कैसे लगता है? अम्मी 2 घंटे का होता है, आप अपने नेटवर्क पर 2 घंटे में जितनी जगह फ़ोन करना हो कर लीजिएगा। दोनों आपियों का, खाला मामू सबका नेटवर्क आप वाला ही है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो कार्ड ला दो, फिर मुझे समझा देना, हफ्ते में 1 दिन करके सबकी खैर खैरियत ले लूँगी। फिर अहमद ने कार्ड ला कर दिया और पैकेज का टाइम और तरीका भी समझाया और ये नंबर दबाएंगी स्टार, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज में दरख्वास्त मौसूल होने की इत्तला दी जाएगी, फिर दूसरा मैसेज रकम कटने और टाइम का होगा, बस फिर अगले 2 घंटे आराम से कॉल कीजिएगा। आज सुबह ही सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। मियाँ साहब सुबह से मसरूफियत का जायज़ा ले रहे थे। खैरियत बेगम, आज सुबह से बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, कहीं जाना है क्या? नहीं, आज पैकेज करके सबसे बात करूँगी, काम पड़ा रहता है तो बातों में फिर दिल नहीं लगता। अरे हमसे बातें करें, पैकेज भी नहीं करना पड़ेगा। कितनी बातें करूं, सारा दिन आप और मैं ही तो होते हैं। बेटा सुबह का गया शाम को आता है, बेटियां अपने घरों की हैं। कहाँ बेगम, सारा दिन तो आपके काम और अखबारी पीछा नहीं छोड़ते। अभी मज़ीद कुछ कहते कि घूरने पर चुप हो गए। मर्दों को रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मसरूफ़ होना चाहिए। हाँ भाई, हमें तो सारी उम्र काम ही करते रहना चाहिए, आराम करते बुरे लगता है ना।
काम ख़त्म हुए तो जल्दी से अहमद के बताए तरीके से पैकेज करना शुरू किया। अरे वाह, 7 रुपये में 2 घंटे आराम से बात करो, ये तो अच्छा है। चलो पहले अरीबा को करती हूँ फ़ोन। हेलो अम्मी, कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं कि माँ का हाल ही पूछ लो। क्या करूँ अम्मी, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। अभी किचन साफ़ करके फारिग हुई हूँ, अब खाना पकाने जा रही हूँ। बच्चे आ जाएंगे 1:30 बजे। आज अहमद ने पैकेज का बताया था, वही किया था, तुमसे बात करूँगी। आज क्यों कर लिया अम्मी पैकेज? आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं। अच्छा जाओ जाओ खाना पकाओ, बच्चे आने वाले होंगे। खुदा हाफिज़। अरीबा ने तो 3 मिनट में ही फारिग कर दिया। चलो शफक को बुलाती हूँ। खैर, अल्लाह अल्लाह करके छोटी ने फ़ोन उठाया। कहाँ थी भाई? अम्मा छोटे का डायपर बदल रही थी, हाथ गंदे थे। धो लिए हाथ, बदल लिया डायपर? जी जी अम्मी। क्या हाल है मियाँ, बच्चे सब कैसे हैं? अरे क्या बताऊँ अम्मी, पूरी रात मुन्ने ने सोने नहीं दिया। पूरी रात वक्फे वक्फे से मोशन करता रहा। सुबह से भी मुस्तकिल रोए जा रहा है। डॉक्टर ने हर थोड़ी देर बाद ORS देने को बोला है, पानी की कमी ना पड़ जाए। सारा काम पड़ा हुआ है। सागुदाना बोला है डॉक्टर ने देने के लिए, वही पकाने जा रही हूँ। जाओ भाई पकाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 2 घंटे यहाँ तो दोनों बेटियों ने 2-2 मिनट में ही फारिग कर दिया था। अरे आपा को करती हूँ, बड़े ही दिन हो गए। सलाम आपा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिजवाना? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपा? मैं तो ठीक नहीं हूँ, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया। कल लेकर आई थी दवा, डॉक्टर ने आराम करने का कहा है, मगर मेरी जान को सुकून कहाँ। शाम में मुनज़्ज़ा को देखने कुछ लोग आने वाले हैं। मासी ने भी छुट्टी कर ली, बहू मैके गई है। आखिरी दिन चल रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना था। अपनी अम्मी के साथ जाएगी। मेरे तो घुटनों में दर्द इतना है कि घर में चल लो वही बहुत है। मुनज़्ज़ा यूनिवर्सिटी गई है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से काम शुरू करूँ। फ़िक्र से सांस लेना मुहाल लग रहा है। जाएं आपा, आप काम देख लें। हाँ भाई, मेहमानों को भी 5 बजे का टाइम दिया है। चलो ठीक है आपा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आज तो ऐसा लगता है सब मसरूफ़ है। आय हाय, अभी तो 1 घंटा 40 मिनट बाकी हैं, अब किसको करूं? अरे भाई साहब को करती हूँ। भाई से तो बात किए काफ़ी टाइम हो गया है, भी तो नेटवर्क मेरे ही वाला। सलाम भाई। कौन? रिजवाना। कैसे याद कर लिया आज? तुमने कैसे कर लिया आज फ़ोन? तुम तो कभी करती नहीं हो फ़ोन। दिल में आया कह दें, और आप कौन सा बहन की खैरियत पूछते हैं। फ़ोन कर लिया तो लगे बातें सुनाने। सोचा लेकिन कहा फिर भी नहीं। बस भाई याद आ रहे थे आज बहुत, आना तो मुश्किल है, सोचा फ़ोन कर लूँ। हाँ अच्छा किया। घर में सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। चलो रखता हूँ फ़ोन। आज आँखों के वाले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अभी निकलूँगा तो वक्त से पहुँचूँगा। कराची का ट्रैफिक तो पता है ना तुम्हें। जी जी भाई जाएँ आप, अल्लाह निगहबान। एक बार फिर ज़िल्लत मुकद्दर बनी। भाड़ में जाए मिनट, कोई मुँह लगा नहीं रहा। 7 रुपये में ऐसे लग रहा है ज़िल्लत ख़रीद ली है, मगर अब जलील होने की ताकत भी ख़त्म हो गई। मुँह सर लपेट कर पड़ गई। सभी मसरूफ़ है, हम ही फारिग बैठे हैं। क्या हुआ बेगम? 7 रुपये में जी भर कर जलील हो गए, किसी ने मुंह नहीं लगाया। सब मसरूफ़ हैं। आने दो इस अहमर के बच्चे को, पैकेज कर लें, बड़ी बचत होगी। माँ को जलील करवा दिया। अरे इस बेचारे का क्या कसूर, वो तो तुम्हारी भलाई में कह रहा था। वैसे मान लें बेगम, सब जगह से हार कर आप हमारी तरफ ही आती हैं। एक हम ही पल के बिछाए आपका इंतज़ार करते रहते हैं, मगर आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराती। अरे भाई कितनी करवाऊँ लिफ्ट? सुबह नाश्ता बना कर दिया, खाना पसंद का बनाया, चलते फिरते आपसे ही तो बात करती हूँ। फिर भी आपकी शिकायतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अब क्या हीरोइन बन जाऊँ? गाना गाऊँ आपके लिए, दीवार में चुन जाऊँ अनारकली की तरह, तब मानेंगे आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है बेगम। मियाँ बीवी की हंसी एक साथ कमरे में गूंजी थी। साबित हुआ हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई के साथी हैं। कहानी नंबर 4 हाज़िर खिदमत है, जिसका नाम है कभी मुस्कुराओ तो इस तरह। राइटर जवेरिया मरियम। 2 कमरों और कुशादा सहन वाले इस घर में बारात की वापसी का बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था, मगर अम्मा की बेचैनी सबसे अलग थी। जैसे उमर अपनी दुल्हन के हमरा घर में दाखिल हुआ, अम्मा ने इसे जा लिया और बाजू से दबोच के कमरे के कोने में घसीट कर ले गईं। वो बेचारा अरे अरे अम्मा अम्मा ये क्या, यही कहता रह गया। मगर आज तो अम्मा जैसे भेस ही बदल चुकी थी। सच सच बताओ कितनी सलामी हुई है? सलामी का 1-1 रुपया शराफत से निकाल के मेरी हथेली पे रख दो। उमर हक्का बक्का रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ करता कुछ कहता, अम्मा ने किसी माहिर डकैत की तरह इसकी तलाशी लेना शुरू कर दी।
उमर उड़ी रंगत से खड़ा तलाशी दे रहा था, मगर ये क्या, अम्मा की हथेली पे सिर्फ 1500 रुपये थे। उमर ने मुजरिमों की तरह नजरें सर दोनों ही झुका लिए। ये क्या है? अम्मा दबी आवाज़ में दहाड़ी थी। अम्मा यही हैं बस इतनी सलामी दी इन लोगों ने। आपको पता तो है कि गरीब लोग हैं वो। उमर मिनमिनाया था। तुम कहीं मेरे साथ कोई हेर फेर तो नहीं कर रहे? अम्मा ने मशकूक अंदाज में कहा था। नहीं अम्मा, आपकी कसम, बस यही पैसे हैं जो आपने ले लिए। वो जैसे रो देने को था। अम्मा गुस्से से बरस पड़ी। अरे इन पर पड़े खुदा की मार, टटपूंजियों को ज़रा शर्म ना आई इनकी इतनी कंजूसी दिखाते हुए। ओए उमर, तू इधर छुप के बैठ गया, बाहर आ ज़रा। ताया का आयान आया तो अम्मा थोड़ी धीमी पड़ी थी। अच्छा यार, आ रहा हूँ, उमर ने लाचारी से कहा था। अभी के अभी आ। आयान बजीद हुआ था। उमर किसी हारे हुए ज्वारी की तरह इसके पीछे चल पड़ा। अम्मा भी बुड़बुड़ाते इसके पीछे पीछे चल पड़ी। बाहर आकर तो जैसे उमर के सर पर आसमान आ गिरा था, क्योंकि इसकी दोनों बहनें और 3-4 कज़न इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी नेक लेने के लिए। दुल्हन बेचारी कब से बाहर ही खड़ी थी। हाय वे रब्बा, हुन की करा। वो चकरा सा गया था अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने। बेइज्जती का सोच के पसीने आ गए थे। पूरे 5000 पहले निकाल लें, फिर कमरे में कदम रखें, वरना सारी रात इधर ही कमरे से बाहर यहीं रहेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लहरा लहरा कर कहा गया था। वो भौचक्का सा कभी अम्मा को देखता, कभी उनको, जो इसके कमरे के दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ी थी। अम्मा तो ऐसे अजनबी हो गई थी जैसे उमर को जानती ही ना हो। इसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके कज़न ने इसकी कैफियत को भांप के आहिस्तगी से पूछा था। वो इसका तायाजाद और गहरा दोस्त भी था। यार ज़रा इधर आ। उमर ने ज़रा फासले पर ले जाकर सारा माजरा सुनाया। वो हैरान परेशान सा रह गया। फिर इसे हौसला दिया और कुछ नोट अपनी जेब से निकाल कर इसकी मुट्ठी में दबाए। परेशान ना हो। उमर ने तशक्कुर से इसे देखा था। थैंक यू, इसकी ज़रूरत नहीं, तो इस वक्त जा अपनी इज्जत रख ले हमारी भाभी के सामने। उसने शरारत से कहा और वो सुख के सांस लेता इन आफ़तों को निपटाने चला गया था। दुल्हन के मेहमान आकर दुल्हन को ले जा चुके थे। इक्का दुक्का मेहमान जो बचे थे घर में, वो भी अब जाने की तैयारियों में थे। अम्मा कल से खून के घूंट पिए बैठी थी 1500 सलामी पर। उमर के अब्बा, ये उमर के ससुराल वाले ऐसे भूखे नंगे टटपूंजिए होंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। गज़ब खुदा का, सलामी दी कि बेइज्जती की। 1500 सलामी हुई सारी इधर उमर की। अब्बा जो लकड़ी के मोटे पाए वाली चारपाई पर बैठे थे चौंक से गए। बेखबर थे इस राज से, बिल्कुल ही मरे हुए हैं खबीस। अरे इस दौर में तो गरीब से गरीब सास भी 2000 देती है। अब्बू की पेशानी शिकन आलूद हो चुकी थी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मेरा तो दिल चाह रहा है कि जाऊँ वहाँ और उनके मुंह पर मार कर आऊँ इन 1500 रुपये को कि भाई रखो, हमें ज़रूरत नहीं इस भीख की। अम्मा को रह रह कर उबाल से उठ रहे थे। अरे ये ऐसी बात क्यों सोचती हो तुम? हम अपना बदला निकाल लेते हैं दूसरी तरह। बहू के सलामी पे भी हमारा हक है नेकबख्त। ओह तो अड्डा भला होवे। अम्मा यूँ उछली थी जैसे बिच्छू ने डंक मार लिया हो। मेरी अकल ख़त्म हो गई थी। महारानी इधर की सलामी के साथ उधर की सलामी भी समेट समाट कर हवा हो गई। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि अभी दुल्हन के घर जाकर सलामी के पैसे लेकर आएं। अब्बा का भी सारा मूड गारत हो गया था। उमर, ओ उमर। अब्बा दहाड़े थे। जी अब्बा जी। उमर बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था। जी अब्बा जी के बच्चे, फ़ोन मिला ज़रा अपनी सोती सोती को, जो सारी सलामी समेट कर चलती बनी है। मेरे ध्यान में ही नहीं रही ये बात, तो इसको खुद सोच लेनी चाहिए थी। सलामी पर तो होता ही सास का हक है। उनकी मंतक सुनकर उमर की वो हालत हुई जा रही थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अपनी एक दिन की दुल्हन को भला वही बात कैसे कह सकता था? हाँ तो और क्या, इससे कहो 1 रुपया भी इधर से उधर ना हो सलामी के पैसों में से। अब्बा ने बेहद रूखे लहजे में कहा था। उमर तो कल से परेशान हो गया इनके बदले अतवार देखकर। यकीन ही नहीं आ रहा था इसे कि ये वही मेरे अम्मा अब्बा हैं। अब्बा मैं भला कैसे कहूँ ये बात, मेरी बेइज्जती है ये तो। उमर थूक निकल के मिनमिनाया था। अब्बा ही सुनकर जलाल में आ गए थे। कैसे कहूँ? अरे इसी ज़ुबान से जो तुम्हारे मुंह में है, जिससे हमारी बात को रद्द कर रहे हो। मिलाओ फ़ोन अभी के अभी। उन्होंने सख्त गुस्से में आर्डर किया तो उमर ने मेकानकी से अंदाज में फ़ोन मिला दिया, मगर हलक सूखा जा रहा था इसका। देख रहे हो इसके रंग ढंग। एक दिन हुआ है शादी को, कैसा जन मुरीद हुआ जा रहा है। उमर ने हक्का बक्का होकर अम्मा को देखा था। अम्मा मैंने ऐसा क्या कर दिया? इसे हकीकी मायनों में सदमा हुआ था। अब्बा ने इसे बेजारी से देखा था। और तू फ़ोन मिला, इससे कह जो मैंने कहा है तुझे।
अब्बा मिलाया है, राब्ता नहीं हो रहा, बस खुद देख लें। अच्छा आप। उमर ने आवाज़ ओपन की थी, बार बार मिलाता रहे, जैसे ही राब्ता होता है इससे सख्ती से कह दे ये बात। अम्मा ने अजनबी से लहजे में कहा था और वो सदमे से अपने अम्मा अब्बा के इस नए रूप को देख रहा था। दुल्हन वापस आ चुकी थी और उमर का खून खुश्क हुआ जा रहा था सोच सोच के कि वो कैसे कहे। इंतहाई खुददार और बामुरवत इंसान था। कहा कि नहीं अभी तक। अब्बा ने रोबदार से लहजे में पूछा। अब्बा थोड़ी देर ठहरें, अभी तो आई है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। उमर मिनमिनाया था। अच्छा क्यों नहीं लगता? लो मैं कह देता हूँ। वो इत्मीनान से उठ के चल दिए थे इसके कमरे की तरफ। उमर की रूह फना हुई थी, तकरीबन भागा था अब्बा के पीछे। अब्बा मैं कह देता हूँ खुद, आप जहमत ना करें प्लीज़ प्लीज़ अब्बा। इसने हाथ जोड़ दिए थे। अब्बा ने इसे घूरा था, इंसान के पुत्र बनो, जाके लो इससे सलामी के पैसे। उमर ने कई गहरे गहरे सांस लिए थे और अपनी पेशानी को हथेली से साफ किया था। अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अब्बा ने पुकार लिया, बात सुनो। जी अब्बा जी। अपनी सालियों को 50-50 रुपए से ज़्यादा तो नहीं दे के आए हो ना? नहीं अब्बा जी, आपका हुक्म था कि 50 रुपए ही देने हैं, तो ज़्यादा भला कैसे दे सकता था? अब्बा ने इत्मीनान का सांस लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक किया भाई, जैसा मुंह वैसा तमाचा। अरे 1500 सलामी देने वालों को तो 50 रुपए भी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अब अगर हम भी इनके जैसे ही हो जाएं तो इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? उमर ने मरे हुए अंदाज में कहा था। ढलके से कंधों से अपने कमरे में दाखिल हो गया। अगर मुझे पता होता कि शादी ऐसे जलील कर देने वाली चीज़ का नाम है तो कभी शादी ना करता। 2-3 दिन में 2 कौड़ी का होके रह गया हूँ, इसने सोचा था। इसकी नई नवेली दुल्हन अम्मारा बेड पे बैठी थी, फ़ोन कान से लगाए। इसे देख के बात ख़त्म करके अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। कौन था? उमर ने यूं ही सरसरी सा इस्तफसार किया। छोटी बहन थी, वो मुस्कुराई थी। अच्छा, वो आंखों पे बाजू रख के लेट गया था। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूँ। उठ के बैठ गया था इस्तरारी से अंदाज में, बालों में हाथ फेरने लगा। वो इसने थूक निकल के अम्मारा को देखा जो बहुत पुरएतमाद थी। जी वो क्या? वो हैरान हो रही थी, इसकी कैफियत को नोट कर रही थी, बार बार वो कर रहा था। वो अम्मी अब्बा पूछ रहे थे कि सलामी के पैसे तुम्हारे पास ही हैं ना? दरअसल इसकी बात दरमियान में रह गई थी। अम्मा अब्बा खनकाते कमरे में दाखिल हुए थे। उमर का रंग ही उड़ गया। आए बैठे। अम्मारा मुस्कुराते अपनी जगह से उठी थी। बैठो बैठो। अब्बा ने इसे वहीं बैठे रहने का इशारा किया था। चांदी इधर उधर की बातें करने के बाद असल मुद्दे पर आ गए थे। वो सलामी के पैसे थे ना दुल्हन, वो हम भी भूल गए तुमसे लेना और तुम भी भूल गई देना। खैर से, अब जिन्होंने तुम्हें सलामी दी है उनके बच्चों की भी शादियां होनी है कल को, तो वो तो हम ही लौटाने हैं ना। अम्मा ने उकाबी नज़रों से इसको देखते हुए मीठे जुमले में कहा था। अम्मारा पहले तो हैरान हुई, फिर संजीदा। लेकिन वो पैसे तो मेरी अम्मा ने ले लिए, जाते साथ ही पहले ही कहा हुआ था अम्मा ने मुझे। उमर दम साथ के बैठ गया और अम्मा अब्बा तो आंखें फाड़े से देख रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज है कि बहुत सारी सलामी सास को देती है। अम्मा ने गुस्से को दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। अम्मारा मुस्कुराई थी। अम्मा, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। मेरी भाभी से भी मेरी अम्मा ने नहीं लिए थे पैसे, और उमर ने थोड़ी मेरे अम्मा अब्बा को पैसे दिए थे सलामी के। उमर ने थोक निकला था। अरे उमर, क्यों देता अपनी सलामी के पैसे तुम्हारी माँ को? अब्बा बिलबिला गए थे। बात तो एक ही हुई ना अब्बा, सास को सलामी के पैसे देने का रिवाज है ना आपके यहाँ। अम्मारा ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थीं। मुंह मत खुलवाओ मेरा बहू। सलामी के नाम पर क्या दिया था मेरे बेटे को तुम्हारे घर वालों ने? अम्मा ने जिलबिला के कहा था। तो मेरी बहनों ने दूध पिलाई की रस्म भी तो नहीं की थी? जो दूध पिलाई की रस्म करके 10-20 हज़ार वापस हथिया लेते हैं, वो देते हैं ज़्यादा सलामी। ना ही अब मेरी बहनों ने जूता छुपाई करनी है। यह हमारे घर में अच्छी रस्में नहीं समझी जाती कि खामखा रस्मों के नाम पे दूल्हा से पैसे हथियाए जाएं या सलामी के नाम पर इतने पैसे लुटाए जाएं। खामखा की फजूल खर्ची। अम्मारा का इत्माद काबिल दीद था। कमरे में खामोशी रक्स करने लगी थी। अलबत्ता उमर के वजूद में ढेरों ढेर सुकून उतर आया था। इस खामोशी को दोबारा अम्मारा की आवाज़ नहीं तोड़ा था। 4000 हुई थी उधर की मेरी सलामी। अम्मा ने भी पहले ही कहा हुआ था कि तुम्हारे लहंगे का रेंट तुम्हारी सलामी से जाएगा। अब आप भी तो समझदार हैं ना, घरों जैसे घर होते हैं सबके, फिर रिश्ते वही खालिस होते हैं जिनमें एहसास हो। बिल्कुल बिल्कुल, उमर ने बेसाख्ता कहा था। अम्मा अब्बा हवन्नक से एक दूसरे को देख रहे थे।
اب ہم نے سلوک اتفاق قائم کر کے رہنا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھ کے ماحول کو کشیدہ نہیں کرنا، یہی خالص رشتوں کی پہچان ہے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں انشاءاللہ، عمر نے کہا تھا۔ اماں ابا لاجواب ہو کے انشاءاللہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ پاک حافظ۔